हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको रासायनिक संयोग के नियम पढ़ाएंगे। ठीक है, ये रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम। ये जो टॉपिक है 12 एग्रीकल्चर में है और कक्षा 11 में है। अब बात आती है कि रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं आपस में क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं। तो ये जो रासायनिक क्रिया होती है कुछ नियमों के अनुसार होती है। तो इन नियमों को अपन क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें लिख सकते दो या दो से अधिक पदार्थों में रासायनिक क्रिया कुछ नियमों के अनुसार होती है। रासायनिक अभिक्रिया कुछ नियमों के अनुसार होती है, इन नियमों को रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। इन नियमों को रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। ठीक। अब बात आती है जो पदार्थों में जो भारों से संबंध रखने वाले जो नियम होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है ना। तो पदार्थों के भारों से संबंध रखने वाले 4 नियम हैं। भारों से संबंध रखने वाले 4 नियम हैं। ठीक। अब इन 4 नियम में जो नियम आते हैं, एक जो नियम है वो जो है किसी दूसरे, यानी वो दूसरा, यदि वे गैस अवस्था में हो, गैस अवस्था में हो तो उनके आयतन से संबंध रखने वाला एक नियम है, और जो वो नियम है गैलू-सैक का आयतन संबंधी नियम। और जो पदार्थों के भारों से संबंध रखने वाले हैं वो उनमें एक है द्रव्य के स्थायित्व या अविनाशता का नियम, दूसरा है स्थिर या नियत अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, और चौथा है इसमें व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम, और जो 5वां बताया था वो आयतन संबंधी है। तो अब इसमें लिख लेते हैं अपन। रासायनिक संयोग के नियम के प्रकार।
जो रासायनिक संयोग के नियम हैं उनके कितने प्रकार हैं? वो जो है आपके 5 प्रकार के हैं। पहला है द्रव्य के स्थायित्व। पहला जो है द्रव्य के स्थायित्व या अविनाशिता, अविनाशिता का नियम, अविनाशिता का नियम, अविनाशिता का नियम। ठीक। ये जो दूसरा जो नियम है वो है स्थिर या नियत अनुपात का नियम। जो तीसरा जो नियम है वो आपका है गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। जो फोर्थ नंबर जो है वो है आपका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम या तुल्य, ठीक है ना, या तुल्य अनुपात का नियम, अनुपात का नियम। और ये जो 5वां है वो है आपका गैलू-सैक का नियम, गैलू-सैक का आयतन संबंधी नियम, गैलू-सैक का गैस आयतन संबंधी नियम, का गैस आयतन संबंधी नियम। तो ये जो है, ये जो 4 नियम हैं ये भार से संबंधित हैं, मतलब जो है पदार्थों के भारों से संबंध रखते हैं। ये जो 4 नियम होते हैं ये पदार्थों के भारों से संबंध रखते हैं, संबंध रखने वाले नियम हैं। ये जो लास्ट वाला जो नियम है वो हम आपको बता चुके थे कि ये जो नियम हैं वो आपके गैस अवस्था में होते हैं यदि पदार्थ, ठीक है, तो उनके आयतन में संबंध रखने वाला नियम है। ये आयतन संबंध में, आयतन में संबंध रखने वाला नियम, आयतन में संबंध रखने वाला है ये नियम। तो इसमें अपन जो है क्या करते हैं, जो पहला नियम है उस नियम को अपन पढ़ लेते हैं और देखते हैं पहला नियम। इसमें जो पहला नियम है आपका द्रव्य के स्थायित्व या अविनाशिता का नियम। इस नियम को अपन देख लेते हैं ये होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अब किसी भी रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप, किसी भी रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है, द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, और ना ही नष्ट होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाओं में,
में पदार्थों के कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। पदार्थों के कुल द्रव्यमान में, पदार्थों के कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं आफ्टर एंड बिफोर मास इज इक्वल, यानी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके जो द्रव्यमान होते हैं अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद, टोटल अमाउंट ऑफ मास, तो उसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहलाता है। जैसे अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखो आप, जैसे हमने आपसे ये बोला कि कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया की, कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने पर कार्बन तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये बात है। तो बेटा इसमें C+O2 इक्वल टू हम क्या कराएंगे CO2। तो ये आपका ये आपको पता होने चाहिए, ये आपके क्रिया कारक कहलाते हैं, क्रिया कारक, और ये जो आपका कहलाता है ये जो उत्पाद कहलाता है, ठीक है ना, ये क्रिया कारक और ये उत्पाद। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं जो क्रिया कारक होते हैं उसमें क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि हमने रिएक्शन में आपको बताया था C+O2 इक्वल टू CO2। अब इसमें देखो आप, इसका जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है, ठीक, और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 गुणे ये कितने 2, तो इसका करो आप, ये जो आपका आएगा 12 और इसका, और ये 16 दूनी 32, जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 44, ये 44 ग्राम हो गया। अब इसमें देखो 12 प्लस 16 गुणे 2, अब इसमें देखो 12 प्लस 16 दूनी 32, इन टोटल जो है आया 44 ग्राम। तो अब इस चीज़ में क्या ये चीज़ हुई है कि ये जो क्रिया कारक थे आपके, ये क्रिया कारक थे, ये क्रिया कारक, और ये उत्पाद थे। तो इसमें जब हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो क्रिया के पहले और क्रिया के बाद दोनों का द्रव्यमान कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो है द्रव्यमान संरक्षण का ये नियम है, यानी किसी भी रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इससे संबंधित एक क्वेश्चंस हम करा रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चंस है, यदि द्रव्यमान संरक्षण नियम सही है तब कार्बन की मात्रा ज्ञात करनी है। किसकी मात्रा ज्ञात करनी है? कार्बन की, जो 14.2 ग्राम P2O5 का मतलब फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड से क्रिया करके 14 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड तथा 6.2 ग्राम फास्फोरस देता है। ठीक है ना, तो अपन को क्या करना है, किसकी मात्रा ज्ञात करना है, अपन को दिया क्या है, दिया है P2O5 की मात्रा कितनी दी अपन को, ये दी है 14.2 ग्राम। ठीक, CO की मात्रा कितनी दी, CO की मात्रा दी अपन को इतने ग्राम 14 ग्राम, और फास्फोरस की मात्रा कितनी दी, फास्फोरस की जो मात्रा है
वो दी है 6.2 ग्राम। कार्बन की मात्रा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो अपन जो है रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं। रासायनिक समीकरण बनाते हैं अपन। रासायनिक समीकरण बनाओ। ये किससे क्रिया कर रहे हैं, मात्रा ज्ञात कीजिए। जो इतने ग्राम P2O5 से क्रिया करके इतने ग्राम ये देता है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी P2O5 है, इससे कार्बन क्रिया करके क्या देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और फास्फोरस देता है। क्या देता है, फास्फोरस। फास्फोरस का सूत्र होता है P4, ठीक है ना, ये होता है, ये देता है। तो अब आप देखो इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें जो है इस तरह से ये करेंगे। तो अब आप यहाँ देखो, इधर फास्फोरस कितने हैं, 2, तो इधर 2 का हम मल्टीपल करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन कितने हो गए, 10, तो यहाँ हम 10 का क्या कर देंगे, मल्टीपल, तो ये इधर कितना कर देंगे, 10, तो यहाँ पर कार्बन भी 10 हो जाएंगे, 10 CO। अब इसमें देखो आप, इसकी मात्रा आपको कितनी दें, अब इस सूत्र में ये देखो आप, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, द्रव्यमान, ये देखो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, द्रव्यमान जो संरक्षण का जो नियम है उसके अनुसार क्या होता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की मात्रा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारकों की मात्रा का योग उत्पाद की मात्रा के बराबर होता है। ये जो चीज़ जो है, ये आपका ये चीज़ दी थी कि जो है द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की मात्रा का योग उत्पाद की मात्रा के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब मान लो हमने जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, यानी इस जे आपके क्या होते हैं, क्रिया कारक होते हैं, और जे आपके क्या होते हैं, उत्पाद। तो अब देखो इस सब की मात्रा लिख लो आप, इन सब की मात्रा लिख लो। इसकी कितनी दी, इसकी आपको मात्रा कितनी दी, इसकी P2O5 की दी आपको 14.2 ग्राम। कितनी दी, 14.2 ग्राम। इसकी आपने कितनी मान ली, X, ठीक है ना, बराबर। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की आपको कितनी दी, कार्बन मोनोऑक्साइड की दी आपको 14 ग्राम, और फास्फोरस कितनी दी आपको 6.2 ग्राम। जैसा कि नियम के अनुसार ये हो ही जाएगा, 14.2 प्लस X बराबर, इन सबको जोड़ दो कितना हो जाएगा, 20.2 ग्राम। कितना आ जाएगा, 20.2 ग्राम, ठीक है ना। अब X बराबर करो, पक्षांतर करोगे तो उस साइड जाएगा, 20.2 माइनस कितना हो जाएगा, 14.2, इतने ग्राम। इसमें से क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे, तो इसमें से 20 में से 14.2 गए तो कितना आ जाएगा, X बराबर 6 ग्राम आ जाएगा, 6 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 ग्राम। तो इस प्रकार जो है आपकी कार्बन की मात्रा निकल आती है। आप वीडियो लगातार देखते रहें, और जो आगे के टॉपिक हैं वो अगली हम वीडियो में देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और क्रमशः वीडियो पाने के लिए प्ले लिस्ट का उपयोग ज़रूर करें।